हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी शुरू किया था और ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की भौगोलिक स्थिति। विश्व के जो नक्शे में, विश्व के मानचित्र में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उसकी कुल दूरी कितनी है, और भारत के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। और इसी के साथ हमने देखा था कि भारत अपने जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है उस लाइंस को क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत जो अपनी सीमा साझा करता है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हम लोगों ने ये भी देखा था। तो उनमें से हमारा पाकिस्तान हो गया था, चीन हो गया था, हमारा नेपाल, भूटान, ये हो गए थे। अब बाकी बाकी बचे हुए देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे और इसी के आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन फ्रेंड्स से बोलना चाहूँगा जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके फ्रेंड्स के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो पार्ट 2। तो सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी ये अफगानिस्तान है। और ये देखिए इसकी सीमा साझा हो रही है ये लद्दाख के साथ। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा हो रही है। तो अगर आप लोग के पास कोई पुरानी बुक है या फिर कोई पुराना डेटा आप लोगों का लिखा रखा है तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। उसमें इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कुछ इतना हुआ करता था। इस वजह से इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा आपके पुराने डेटा में। तो उसको आप चेंज कर लीजिए। तो अब जम्मू कश्मीर नहीं है फ्रेंड्स, तो अब क्या है, अब है लद्दाख। वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अभी 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया और भारत के संपूर्ण संविधान उन पर लागू हुए, तब से इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ये हुआ कि अब सिर्फ जम्मू कश्मीर का हिस्सा इतना और बाकी हिस्सा हमारा लद्दाख का रख दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है और वो है लद्दाख। आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला कह रहा है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। फ्रेंड, मैं मैप के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी चीज़ें समझने में, क्योंकि मैप में चीज़ें दिखती हैं। तो ये है बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश है फ्रेंड्स। ये वाइट जितना भी पूरा बांग्लादेश है। और ये बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये वेस्ट बंगाल है, और ये देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ तक अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद ये आसाम है, ये देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं फ्रेंड्स। कितने ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, या फिर सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है। तो उसका भी आंसर हमारा फ्रेंड्स बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के बीच में स्थित है और जिसके बाकी तीनों तरफ भारत के ही राज्य हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सीमा या सबसे लंबी सीमा ये बांग्लादेश के साथ ही साझा करेगा फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा की जाती है उसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम दिया गया था फ्रेंड्स, उसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ लाइन दिया गया था। और पाकिस्तान के साथ भी जो सीमा साझा करते हैं उसका भी नाम रेड क्लिफ लाइन है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो भी फ्रेंड्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वो एक बार
पार्ट 1 को ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें और जल्दी से समझ में आएंगी, क्योंकि हम हर एक वीडियो में बेस तैयार करते चलते हैं और उसके बाद ही उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप इसका पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बाद आता है म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये है पूरा म्यांमार का इलाका, म्यांमार देश है और सिर्फ यहाँ तक म्यांमार है। आपको ये जो लाइन दिख रही होगी इसके बाद यहाँ का बांग्लादेश है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा साझा हो रही है म्यांमार के साथ। फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इनकी सीमा म्यांमार के साथ साझा हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, मैप के थ्रू पढ़ने में एक बात की आसानी ये रहती है कि आपको जो चीज़ें हैं वो रटनी नहीं पड़ती हैं। आप जो मैप देखते हैं फिर वो चीज़ें आपके माइंड में बस जाती हैं। फिर आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो आपको तुरंत याद आता है कि म्यांमार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित देश है और भारत के जो पूर्वी हिस्से के राज्य हैं वही इसके साथ सीमा साझा करेंगे। और भारत के पूर्वी हिस्से के कौन से ऐसे राज्य हैं? तुरंत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैप ने आपने एक बार देख लिया है तो आपको तुरंत ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होती है और उसको आप काफ़ी लंबे समय तक याद कर सकते हैं और रटी हुई चीज़ें आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। इस वजह से मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है ये श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ भारत का कोई भी राज्य स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका के साथ भारत का कोई भी राज्य स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ये देखिए भारत का एक राज्य है तमिलनाडु और ये है श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है फ्रेंड्स। इनके बीच में ये एक जल संपर्क बना हुआ है कि पानी के रास्ते से ये यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो ये जो जल संपर्क बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप देख सकते होंगे, इधर होता है हमारा ये अरेबियन सी, अरब सागर है। इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ये। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहाँ से जुड़ रही थी, यहाँ बीच में कोई एक छोटा सा जल संधि होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इस जल संधि को बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि बोलते हैं इस जल संधि को, जो 2 बड़े बड़े पानी के स्रोतों को मिलाने का काम करता है उसको बोलते हैं जल संधि बोलते हैं। कि कौन सी जल संधि है जो 2 बड़े से पानी के स्रोतों को मिला रही। तो यहाँ पर कौन सा जल संधि? यहाँ पर है पाक जल संधि, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्वेश्चन पूछा जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें देख रहे होंगे फ्रेंड्स, सॉरी, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मतलब मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन बनता है कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है? तो किसके किसके मध्य है? इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मन्नार की खाड़ी भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? तो भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यहाँ पर ये भारत का साउथ हिस्सा है ना, तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसको भी मैं बोल रहा हूँ मन्नार की खाड़ी, और इधर मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल है, इसको भी मैं बोल रहा था बंगाल की खाड़ी। जब हिंदी में दोनों के लिए खाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक के लिए बे और दूसरे के लिए गल्फ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको समझने का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि जो जल स्रोत काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा का मतलब आप देख सकते हैं जो ये बंगाल की खाड़ी है ये काफ़ी विस्तृत है और चारों तरफ मतलब इसके पानी ही पानी है। काफ़ी बड़ा है ये जल स्रोत, जहाँ पे सारी नदियाँ आके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, उसके बाद सब बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। तो ये काफ़ी बड़ा जल स्रोत है। और उसके बाद जो ये गल्फ ऑफ मन्नार देख रहे हैं, इधर देखिए ये इंडिया की लैंड से घिरा हुआ है और इधर ये श्रीलंका की लैंड या ज़मीन से घिरा हुआ है। तो गल्फ उसको बोलते हैं जो छोटा जल स्रोत होता है और 2 या 3 तरफ से, मोस्टली 2 या 3 तरफ से ये स्थल से या ज़मीन से घिरा हुआ होता है। इसको बोलते हैं गल्फ बोलते हैं, इसको गल्फ बोलते हैं। हिंदी में खाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए गल्फ वर्ड का यूज़ करते हैं।
आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला है कि भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश व 28 राज्य हैं। अब क्वेश्चन आया होगा कि 2019 के हमने सितंबर तक पढ़ा था कि भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, मतलब 2 और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो होने तो चाहिए हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन मैं बता रहा हूँ 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या दिक्कत है, चलिए देखते हैं कि 9 से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कब और कैसे हो गए। तो सबसे पहले इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हम उनको देखते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये इंपॉर्टेंट है, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, ये गुजरात में बसे केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स। और पहले ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हुआ करते थे, ये दमन और दीव अलग हुआ करता था, दादरा और नगर हवेली अलग हुआ करता था। लेकिन अभी 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे 9 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली अब एक ही बना दिया गया है। उसके बाद पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। टोटल 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश में से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होता है, तो हमारा आंसर बनता है लद्दाख, जो कि अभी हाल ही में बना है। पूछ दिया जाता है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो उसका भी आंसर फ्रेंड्स हमारा लद्दाख हो जाता है, जिसमें मात्र अभी तक 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये लद्दाख, हमारा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसमें सबसे कम जिले भी हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम जिले भी हमारे लद्दाख में ही हैं फ्रेंड्स। कहाँ पर हैं, लद्दाख में ही हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में बाकी बचे हुए जो 28 राज्य हैं वो आप कमेंट में बताएंगे। 28 राज्य को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये है मैप। अब देखिए हमने भारत के जो बाहरी हिस्सा था, भारत की भौगोलिक स्थिति, आस पड़ोस के देश, उसके साथ सीमा साझा करने वाली लाइनें, उनको क्या कहा जाता है, उनके साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, इतना भी हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर चलते ही सबसे पहले जो भारत का मुकुट कहा जाता है, जिसको भारत का सरताज कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये मैप आप जो दिख रहा है ये भारत के सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश का, जो कि पहले राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना सा बचा है और लद्दाख आपका ये इतना सा, ये पूरा लद्दाख क्षेत्र है। और लद्दाख ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहा होगा और एक डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहा होगा। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं सिर्फ लद्दाख में, और ये एरिया वाइज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये 31 अक्टूबर 2019 को इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन राष्ट्रपति जी के जो हस्ताक्षर होते हैं वो हो गए थे 6 अगस्त 2019 को। कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कब बनेगा, इसकी अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है इसकी अनुमति। तो उनके हस्ताक्षर हो गए थे 6 अगस्त 2019 को, इसके हस्ताक्षर हो गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो सब कैसे हटा, कैसे ये केंद्र शासित प्रदेश बना, हम सब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये मैप था जिससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा कितना है, लद्दाख का हिस्सा कितना है, और ये भारत का मुकुट कहा जाता है इसको। बहुत ही प्यारी जगह है ये। चलिए देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है
कि धरती में अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, यही है और यही है। यही है का मतलब वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। बहुत ही प्यारी जगह है जम्मू कश्मीर। तो इसको धरती का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है, बहुत ही अच्छी अच्छी वादियाँ हैं। इस वजह से इसको, इसके लोकेशन की वजह से इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एकदम ठंडा इलाका है ना ये। तो जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण नामक दो पौराणिक ग्रंथों में यह लिखा मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। फ्रेंड्स, अभी जो कश्मीर और लद्दाख के बारे में मसले हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जानना ज़रूरी इस वजह से होता है कि एक बार अगर हम उसका इतिहास याद कर लेते हैं तो पहली बात तो हमें उसको सुनने में मज़ा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है और चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं कि पहले ये हुआ करता था, उसके बाद इसने धीरे 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 इसका रूप ऐसे परिवर्तित हुआ। तो राजतरंगिणी तथा नीलमत दो ये पौराणिक ग्रंथ थे। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है, आप लोगों को मालूम होगा। तो राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण जो दो पौराणिक ग्रंथ है, इसमें कहा जाता था कि कश्मीर एक पहले बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। और बोला भी जाता है, कश्मीर को क्या बोला जाता है? कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर, उसको झीलों का शहर बोला जाता है। तो उसको बहुत बड़ी पहले यहाँ पर झील हुआ करती थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या हुआ करता था? बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। और इसका जो अगला पॉइंट कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कब प्रसार किया? तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि किस शासक ने कश्मीर, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? तो इसका आंसर क्या बनता है? सम्राट अशोक ने। और कब किया? तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, इस वजह से उन्होंने कश्मीर में, श्रीलंका में, नेपाल, भूटान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। चलिए देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कश्मीर में हिंदू राजाओं में ललितादित्य, कश्मीर में हिंदू राजाओं में ललितादित्य सन 697 से 738 सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। सबसे पहले कश्मीर में जो हिंदू राजा हुए थे ललितादित्य, और सबसे पहले कश्मीर में हिंदू राजाओं का ही राज हुआ करता था। कब से कब तक था? 697 से 738। सबसे प्रसिद्ध राजा उनमें से हुए ललितादित्य, जिनका पूर्व में बंगाल तक राज्य फैला हुआ था, दक्षिण में कोंकण जिसको बोलते हैं इसमें कर्नाटक, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक राज्य फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि कश्मीर का राज्य पहले कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक इसका राज्य फैला हुआ था। किसकी वजह से? वो राजा कौन थे? ललितादित्य थे। कब से कब तक थे? 697 से 738 ईस्वी तक थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध हिंदुओं के राजा थे वहाँ के। फिर है कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। इसका मतलब कि 13वीं और 14वीं शताब्दी से पहले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजाओं का ही राज था। वहाँ पर इस्लाम या मुस्लिम नाम का कुछ भी नहीं था। तो कश्मीर में इस्लाम का आगमन कब हुआ था? 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के लगभग कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम आया, मुस्लिम साम्राज्य आया कश्मीर में। तो मुस्लिम शासकों में जैनुल आब्दीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आब्दीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो मुस्लिम शासकों में जैनुल आब्दीन सन 1420 से 1470 सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। क्या हुआ? सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। और इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है जैनुल आब्दीन को। जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। तो आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राजतरंगिणी तथा नीलमत नामक दो पौराणिक ग्रंथों में यह लिखा मिलता है कि कश्मीर बहुत पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। काफ़ी अच्छा पॉइंट है और याद करने वाला है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हर वो एग्ज़ाम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें भारत या विश्व का भूगोल पूछा जाता है, उनमें ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कब प्रसार किया? तीसरी शताब्दी में।
कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य सन 697 से 738 सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजा का नाम ललितादित्य था, जिनका पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक राज फैला हुआ था। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ, मतलब इसके पहले कश्मीर में इस्लाम नहीं था। और इन मुस्लिम शासकों में जैनुलब्दीन, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, और इसने सन 1420 से 1470 तक कश्मीर में शासन किया। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। सन 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। जिस तरह से हम लोग अकबर की गुजरात जीत के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर गुजरात जीत के बाद उसने एक दरवाजे का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार हम ये भी पढ़ते हैं कि सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया था। फ्रेंड्स, क्या हुआ था? सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया था। उसके बाद देखते हैं कि सन 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमज़ोर मुग़ल शासक के हाथ से फिसलकर अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। मतलब सन 1752 में कश्मीर के जो मुग़ल शासक थे, वो कुछ कमज़ोर होने की वजह से अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि सन 1733 से 1782 तक राजा रणजीत देव ने जम्मू पर शासन किया, किंतु उनके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, इसलिए जाट सिख महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया। किसने मिला लिया? महाराजा रणजीत सिंह ने। पहली बात तो सन 1752 में कश्मीर के जो मुग़ल शासक कमज़ोर होते थे, इनकी वजह से अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। उसके बाद सन 1733 से 1782 तक राजा रणजीत देव ने जम्मू पर शासन किया, किंतु उनके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही दुर्बल कमज़ोर थे, इसलिए जाट सिख महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया। अब जम्मू पंजाब के साथ मिल गया था, और उस समय पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। तब इसका मतलब पंजाब में और जम्मू कश्मीर के एक ही शासक था, महाराजा रणजीत सिंह। बाद में उन्होंने, किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने डोगरा शाही खानदान के वंशज राजा गुलाब सिंह को जम्मू का राज सौंप दिया। अब जम्मू का राज किसके पास था? राजा गुलाब सिंह के पास जम्मू का राज था। सन 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू में 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब तक डोगरा शासकों का ही राज रहा था, और उस समय वहाँ के राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था? वहाँ के राजा का जो नाम था वो था महाराजा हरि सिंह नाम था वहाँ के राजा का, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब इसमें कुछ रियासतें थीं जो कि शामिल नहीं थी, और वो रियासतें कौन कौन सी थीं? एक तो हमारा यही जम्मू कश्मीर था, वो नहीं शामिल था। दूसरा जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, वो नहीं शामिल था। और एक हैदराबाद रियासत थी, जो काफ़ी बड़ी रियासतें थी। ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब ये हमारे भारत में शामिल नहीं थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने की सोची, और उसने अफ़गानिस्तान का एक कबायलिन ग्रुप था, जिससे जम्मू कश्मीर में आक्रमण करवा दिया। अब जब जम्मू कश्मीर में आक्रमण हो गया, तो वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे, वो भारत सरकार के पास मदद मांगने आए कि हम पर हमला हुआ है, हमें उनसे बचाइए। उस समय हमारे देश के जो गृह मंत्री थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको क्यों बचाएं, आप तो हमसे मिलना भी नहीं चाहते, आप अपनी अलग रियासत चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि हम आपको बचाएं तो बचाएं क्यों। तब उस समय हरि सिंह ने सोचा कि ये ही समय है कि हमें भारत के साथ मिल जाना चाहिए। तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलने की सोची, और कश्मीर को भारत में मिलाने के एक समझौते पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसने हस्ताक्षर किए? महाराजा हरि सिंह ने। कब किए? 26 अक्टूबर 1947 को ही कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया था, या फिर उसके हस्ताक्षर किए थे उस समय। तो और इसके बाद देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की। किसने की श्रीनगर की स्थापना? सम्राट अशोक ने की। श्रीनगर, जिसको झीलों का शहर, पुलों की नगरी बोला जाता है, उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की।
श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर को झीलों का शहर, पुलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? झीलों का शहर या पुलों की नगरी के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध डल झील यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जो विश्व प्रसिद्ध डल झील है वो हमारी श्रीनगर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? श्रीनगर में स्थित है। और इसको बोलते हैं, जो डल झील है, यहाँ पर 4 चिनार देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि हैदराबाद में 4 मीनार रहते हैं, वैसे ही डल झील में, जम्मू कश्मीर के डल झील में हमें 4 चिनार देखने को मिलते हैं। मतलब 4 चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है ये। तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? डल झील में 4 चिनार देखने को मिलते हैं। उसके बाद श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग, निशात बाग को मुगल बादशाह जहांगीर व उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह जहांगीर व उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले तो पूछ लिया जाता है शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। और अगर पूछा जाता है कि इसको किसने बनवाया था, तो मुगल शासक जहांगीर व उसकी बेगम नूरजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर व उसकी बेगम नूरजहां ने शालीमार बाग तथा निशात बाग को श्रीनगर में बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। उसका जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की जो पूजा होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। वहाँ पर कई सारी मुस्लिम मस्जिदें भी बनी हुई है, हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। और हिंदू मंदिरों में जो मुख्य है वो वैष्णो माता का मंदिर जम्मू में बना हुआ है। अमरनाथ का जो गुफा मंदिर है वो भी जम्मू कश्मीर में ही बना हुआ है। तो इस वजह से जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स का भी शहर कहा जाता है, मतलब मंदिरों का शहर या फिर मस्जिदों का शहर। वहाँ पर पूजा दोनों धर्मों के लोग आराम से पूजा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है? होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। और अगर पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसके आगे हम और भी कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।